राधे राधे। मैं आर्यल मौर्य कक्षा हिंदी मंजरी में आप सभी का स्वागत है। इसके पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने पाठ 10 का अध्ययन किया था। आज हम लोग पाठ 11 का अध्ययन करेंगे और पाठ का नाम है समर्पण। चलिए बिना विलंब किए हम आपको बता दें, इसमें हम सस्वर वाचन करेंगे, शब्दार्थ बताएंगे, कवि का जीवन परिचय और उनकी प्रमुख रचनाएं बताएंगे और फिर प्रश्न अभ्यास कराएंगे। व्याख्या, संदर्भ, संकेत, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और उसके बाद प्रश्न अभ्यास करवाएंगे। प्रश्न अभ्यास के बाद भाषा की बात और भाषा की बात के बाद इन्हें भी जाने या इसे भी जाने। तो चलिए बिना विलंब किए शुरू करते हैं। पाठ 11 समर्पण। प्रस्तुत कविता में देश के प्रति सर्वस्व समर्पण की भावना व्यक्त की गई है। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन। किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन। किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन। थाल में लाऊं सजा कर भाल जब भी। कर दया स्वीकार लेना या समर्पण। गानी अर्पित, प्राणी अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। मांझ दो तलवार को लाओ न देरी। बांध दो अब पीठ पर वह ढाल मेरी। भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी। शीश पर आशीष की छाया घनेरी। स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। इस कविता के रचयिता राम अवतार त्यागी जी इसके रचयिता हैं। राम अवतार त्यागी जी का जन्म सन 1925 ईस्वी में मुरादाबाद में हुआ था। तो यहाँ प्रश्न बनता है, श्री राम अवतार त्यागी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। और इसके अतिरिक्त भी प्रश्न बनता है कि इस पाठ के रचयिता कौन है। नया खून और आठवां स्वर इनके प्रसिद्ध काव्य रचनाएं हैं। सन 1985 ईस्वी में इनका देहावसान हो गया अर्थात मृत्यु हो गई। इनकी कविताओं में देशभक्ति और मानव जीवन के प्रति गहरी संवेदनाएं मिलती हैं। देखिए यहाँ पर प्रश्न बनता है कि इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, या इनकी रचनाओं को देकर के पूछा जा सकता है ये किसकी रचनाएं हैं। तो आपको इनकी रचनाओं को याद भी करना रहेगा, याद भी किए रहिएगा, लिखे भी रहिएगा, याद भी किए रहिएगा। शब्दार्थ है समर्पित, पूरी तरह भेंट किया हुआ। अकिंचन, अत्यंत निर्धन, दीनहीन, जिसके पास कुछ ना हो। निवेदन, प्रार्थना, विनती। भाल, मस्तक, ललाट। मांझ दो तलवार, तलवार की धार तेज कर दो। ढाल, गैंडे के चमड़े से बना कछुए की पीठ जैसा एक उपकरण जिसे पीठ पर बांधकर लोग युद्ध करते थे या भाले और तलवार के आघात से रक्षा करती थी। घनेरी का तात्पर्य घनी। प्रश्न अभ्यास हम लोग बाद में करेंगे, पहले जो है। और देखिए इन सबको लिखते भी चलिएगा, साहित्यकार के बारे में और ये शब्दार्थ भी। देखिए प्रस्तुत कविता में देश के प्रति सर्वस्व समर्पण की भावना व्यक्त की गई है, यही आपका संदर्भ हो जाएगा। देखिए संकेत आप जानते ही हैं, संदर्भ प्रसंग लिखना आप जानते ही हैं, लेकिन फिर भी देखिए संकेत किस प्रकार से लिखेंगे वो तो आप जानते ही हैं, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। हर वीडियो में यही बात बताते चले आ रहे हैं। अब देखिए संदर्भ हेडिंग डाल करके किस प्रकार से लिखेंगे। तो संदर्भ हेडिंग डाल करके लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी की समर्पण नामक कविता से ली गई है। इस कविता के रचयिता श्री राम अवतार त्यागी जी हैं। और प्रसंग हेडिंग डाल करके लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियों में या प्रस्तुत कविता में कवि ने स्वदेश के प्रति अनन्य भक्ति प्रकट करते हुए तन मन धन जीवन अर्थात सर्वस्व समर्पित करने के पश्चात भी
कुछ और भेंट करने की इच्छा की है। तो ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं, इसे भी लिख सकते हैं आप प्रसंग में। अब देखें व्याख्या, देखें व्याख्या से पहले एक बार पढ़ लिया जाए। मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। अब इतने का पहले देख लेते हैं। कब के हृदय में स्वदेश प्रेम का महासागर हिलोरे ले रहा है। वह तन मन धन जीवन सब कुछ देश को समर्पित कर देना चाहता है, फिर भी उसे संतोष नहीं होता है तथा वह देश की मिट्टी पर कुछ और न्यौछावर करने की कामना करता है। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है मैं अकिंचन, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन, थाल में लाऊं सजा कर भाल जब भी, कर दया स्वीकार लेना या समर्पण, गानी अर्पित प्राण अर्पित रक्त का कण कण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। कवि कहता है, देखें संदर्भ प्रसंग वैसे ही लिखेंगे वही रहेगा, लेकिन व्याख्या में देखें कैसे लिखेंगे। व्याख्या लिखेंगे, कवि कहता है कि हे माँ, मैं दीनहीन तुम्हारे ऋण से पूरी तरह दबा हुआ हूँ, फिर भी यह निवेदन है कि मैं जब भी थाल में अपना सिर सजाकर तुम्हें समर्पित करने आऊं, तुम दया कर जरूर स्वीकार कर लेना। मेरा गीत प्राण और एक एक रक्त बिंदु तुम्हें समर्पित है, फिर भी हे मेरे देश की पुण्य भूमि, मैं कुछ और न्यौछावर करना चाहता हूँ। अब आगे का देखें। मांझ दो तलवार को लाओ न देरी, बांध दो अब पीठ पर वह ढाल मेरी, भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी, स्वप्नि अर्पित प्रश्नि अर्पित आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। तो देखिए यहाँ पर कवि कहता है, कवि अनुरोध कर रहा है। देखिए संदर्भ प्रसंग वैसे ही लिखेंगे। अनुरोध करते हुए कविवर जी कहते हैं, कवि महोदय कहते हैं, राम अवतार त्यागी जी कहते हैं, हे माता, थोड़ा भी विलंब किए बिना मेरी तलवार की धार पैनी कर मुझे दे दो, मेरी पीठ पर ढाल बांध दो, मेरे मस्तक पर अपने चरणों की धूल का टीका लगा दो तथा सिर पर आशीष अर्थात आशीर्वाद की घनी छाया कर दो। मेरे सपने प्रश्न आयु का एक एक क्षण तुम्हें समर्पित है, फिर भी हे मेरे देश की धरती, मैं तुम पर कुछ और न्यौछावर करना चाहता हूँ। देखिए ये त्यागी जी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, ये शब्दार्थ भी पढ़ चुके हैं। प्रश्न अभ्यास करना है, कुछ करने को ये आपको करना है, लेकिन आइए कुछ हेल्प करते हैं। नीचे कुछ महान देशभक्तों के चित्र दिए गए हैं, उन्हें पहचानिए तथा उनके बारे में दो दो वाक्य लिखिए। तो आइए संभवतः आप इन महापुरुषों को, इन महान व्यक्तित्व को, इन सभी को पहचानते हो। देखिए ये इनमें महिला पुरुष दोनों हैं, और ये देखें, ये इनको आप जानते हैं, ये बहुत पहले से जब आप छोटे रहे होंगे, बहुत छोटे रहे होंगे संभवतः, तब से इनके तस्वीर को आप देखते रहे होंगे। ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हैं। इन्हें लोग प्रेम से बापू जी कहते हैं। इनका जन्मदिन 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, और उस दिन इनके जन्मदिन को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। और आप दूसरे नंबर के व्यक्ति को जाने, इनको आप भले ही इनके चित्र को कम देखे हों, लेकिन आपको बता दें ये दादा भाई नेरोजी जी हैं। दादा भाई नेरोजी जी का जन्म 4 सितंबर 1825 को हुआ था, और
30 जून 1917 को हुई थी। यह ब्रिटिश कालीन भारत के एक पारसी बुद्धिजीवी, शिक्षा शास्त्री, कपास के व्यवसायी और ये आरंभिक राजनैतिक एवं सामाजिक नेता थे। अब आपको बताएं, ये इनको आप जानते हो तब तो ठीक है, अगर नहीं जानते तो जान लीजिए। ये बाल गंगाधर, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी हैं। वैसे इन्हें लोकमान्य तिलक जी के नाम से लोग जानते हैं, जबकि वैसे इनका पूरा नाम लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक है। वैसे इनका जन्म 23 जुलाई 1856 ईस्वी को रत्नागिरी जिले में मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था और इनकी मृत्यु 1 अगस्त 1920 को मुंबई में हुई थी। ये स्वतंत्रता सेनानी, लेखक, राजनीतिज्ञ इत्यादि थे। वैसे ये महान बुद्धिजीवी थे। और अब आपको बताएं, ये जो है इनको आप भले ही बहुत कम इनकी तस्वीरें देखे हों, लेकिन आपको बता दें ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बहन हैं। इनका भी स्वतंत्रता संग्राम में बहुत योगदान रहा है और इनका जन्म 1900 ईस्वी में हुआ था। और ये चित्र जो आप देख रहे हैं इनका नाम नहीं बताए थे, आपको बता दें इनका नाम, ये तो हमने बता दिया कि ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के बहन थी। अब आपको बता दें इनका नाम भी जान लीजिए। इनका नाम विजय लक्ष्मी पंडित, और बाकी आपको बता ही चुके हैं। अब इनके बारे में जाने, इनको वास्तव में सचमुच में ये जान लें, ये महान संत ज्योतिबा फूले की पत्नी है सावित्रीबाई फूले। सावित्रीबाई फूले जी नारी शिक्षा या बालिका शिक्षा में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। अगर देखा जाए तो देश की ये प्रथम प्रशिक्षित शिक्षिका थी और इनके बारे में आपने बहुत सारी कहानियाँ पढ़ा होगा, बहुत सारी चीज़ें सुना होगा। लेकिन आपको बता दें इन्होंने नारी शिक्षा ये और इनके पति बालिका शिक्षा को बहुत जोर दिए और इन्होंने बहुत सारे स्कूल खुलवाए। और यही नहीं, बालिका जब नारी शिक्षा का लोग विरोध करते थे तब ये अपने घरों के आसपास की बालिकाओं को बुला करके अपने घरों में छिपा करके पढ़ाया करती थी और उनको सुरक्षित उनके घर पहुंचाया करती थी। इस प्रकार से सावित्रीबाई फूले जी का नारी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान रहा है। अब आप इस चित्र को तो आप बहुत भली भांति जानते पहचानते होंगे। ये महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सरदार भगत सिंह जी हैं। सरदार भगत सिंह जी को इनके क्रांतिकारी जीवन के बारे में आप जानते जरूर होंगे। आपको बता दें ब्रिटिश शासन ने अन्यायपूर्ण ढंग से 23 मार्च सन 1931 को गोरखपुर जेल में सरदार भगत सिंह जी को अन्यायपूर्ण तरीके से फांसी दे दी गई। अब आपको बताएं, वास्तव में इन महान व्यक्तियों के बारे में आपने जाना। आइए अब आगे चलते हैं, आप इनके बारे में लिखिएगा। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इनकी मदद से आप भी कविता बनाइए। तो आप कविता जरूर बनाइएगा, लेकिन कुछ हम बना जरूर दे रहे हैं। देखिए शब्द दिए गए हैं, सूरज सवेरे धूप पत्ती खिलाता महकाता फूल पौधे कली मुस्काना गाना खिली गंध फल लाल पंछी चहकना आँख इत्यादि दिए गए हैं। आपको बता दें, आपके सहायता के लिए कुछ पंक्तियां जोड़ दे रहे हैं, बाकी आप जोड़िएगा। देखिए, सुबह सवेरे सूरज धूप खिलाता पशु पक्षियों चिड़ियों को चहकाता फूलों कलियों को महकाता सुबह सवेरे सूरज धूप खिलाता। तो इस प्रकार से आप जरूर जो है इसमें और जोड़ने का प्रयास करिएगा। आप अपने हिसाब से अपने तरीके से इन शब्दों के सहयोग से आप कविता बनाइएगा, ज़रूर बनाइएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है आप बनाओगे तो ज़रूर बना लोगे, नहीं बनाओगे तो नहीं बना पाओगे। नंबर 2, निम्नलिखित पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए और साथियों से पूछने के लिए 5 प्रश्न बनाइए।
तो प्रश्न जरूर बनाइए। पहले पढ़ लेते हैं इसको, वैसे आप पढ़ भी चुके हैं ऊपर की पंक्तियों में। मांझ दो तलवार को लाओ न देरी, बांध दो अब पीठ पर वा ढाल मेरी, भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीश परे आशीष की छाया घनेरी। तो इससे संबंधित आप प्रश्न अपने साथी से पूछ सकते हैं। इस तरह से पूछ सकते हैं कि नंबर 1 चाहे लिखना चाहें लिख लें। देखिए, लेकिन हम यहाँ लिख नहीं रहे हैं, बता दे रहे हैं। मांझ दो तलवार का अर्थ लिखो भाई, या बताओ। और दूसरा, ढाल किस चीज़ का बना होता था? तो अब ढाल किस चीज़ का बना होता था, ये आप जो है या अपने साथी से पूछेंगे। भाल का अर्थ बताओ, घनेरी का अर्थ बताओ, कब किससे प्रार्थना कर रहा है, ये और जो है ये किससे निवेदन कर रहा है। नंबर 5 हो गया इस प्रकार से। अब नंबर 4 है, आपके आसपास भी कोई ऐसे सैनिक होंगे जिसने देश की रक्षा करते समय जोखिमों का सामना किया होगा। अपने बड़ों के साथ उनसे मिलिए और उनका साक्षात्कार लेकर उनके बारे में जानिए। आपको बता दें, इस समय आपको किसी के साथ कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं है। साक्षात्कार आप ज़रूर लीजिएगा, लेकिन बाद में लीजिएगा। और इस बात को जानिए कि इनके बारे में पता करके आपको ये लिखना है, इनके बारे में। इसमें संभवतः मैं कोई मदद नहीं कर सकता। विचार और कल्पना के बारे में आइए चलते हैं। देखिए, नंबर 1, हम सभी अपने अपने ढंग से अपने देश की सेवा कर सकते हैं। बताइए, आप देश की सेवा किस किस प्रकार से कर सकते हैं? तो देखिए, इस तरह से आप जो है अपने हिसाब से ये लिख सकते हैं। आप लिखने का प्रयास करिएगा कि किस प्रकार से सेवा कर सकते हैं। नंबर 2 है, सैनिक अनेक कठिनाइयाँ सहकर देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। आप अपने विद्यालय की संपत्ति और उसकी सीमा की रक्षा किस प्रकार करेंगे, लिखिए। हाँ, तो इस पर आप लिखिएगा जिस प्रकार से आप अपने विद्यालय के संपत्ति का और उसकी सीमा का रक्षा कर सकते हैं, तो इस पर अपने हिसाब से लिखिएगा। कविता से नंबर 1 है, सब कुछ समर्पण के बाद भी कवि क्यों संतुष्ट नहीं है? कवि स्वयं को स्वदेश का अत्यंत ऋणी समझता है। वह जानता है कि माता का ऋण चुकाना असंभव है तथा तन मन धन जीवन सर्वस्व न्यौछावर करने के बाद भी उसे संतोष नहीं होता एवं वह कुछ और समर्पित करना चाहता है। अब अगला नंबर 2 है, थाल में भाल सजाने से कवि का क्या तात्पर्य है? थाल में भाल सजाने से कवि का तात्पर्य है अत्यधिक श्रद्धा पूर्वक मातृभूमि के श्री चरणों पर समर्पित हो जाना। अब नंबर 3 है, निम्नलिखित भाव कविता की किन पंक्तियों में व्यक्त हुए हैं? का जननी जन्मभूमि के देन के समक्ष कवि अपने को बहुत दीनहीन समझ रहा है, तो इसके लिए हो जाएगा, माँ तुम्हारा ऋण बहुत है मैं अकिंचन। और फिर खा है, कवि अपना हर्ष उल्लास और प्राण न्यौछावर कर देना चाहता है, तो इसके लिए हो जाएगा, ज्ञान अर्पित प्राण अर्पित। ये पंक्ति ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं। अब गा है, कवि अपने जीवन की कल्पनाओं जिज्ञासाओं और आयु को हर क्षण समर्पित करना चाहता है, तो स्वप्न अर्पित प्रश्न अर्पित आयु का क्षण क्षण समर्पित। घा है, कवि अपने हाथों में तलवार लेकर रण क्षेत्र में कूदना चाहता है, तो इसके लिए जो पंक्तियाँ हमने ऊपर पढ़ा है वो है, मांझ दो तलवार को लाओ न देरी, बांध दो अब पीठ पर वा ढाल मेरी, भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी। नंबर 4, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी। तो उत्तर हो जाएगा, कवि अपनी मातृभूमि से प्रार्थना करता है कि हे जननी, अपने चरणों के धूल मेरे मस्तक पर मल दो, अर्थात तिलक कर दो, और मुझे इतना आशीर्वाद दो कि मैं अपने देश की रक्षा के लिए हर पल तैयार रहूं। और खा, गान अर्पित
प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित। इसके लिए हो जाएगा, कवि मातृभूमि की कृपा से इतना उपकृत है कि वह न केवल सर्वस्व समर्पित करने की इच्छा करता है, अपितु अपनी भावनाएं, हर्ष, उल्लास, प्राण एवं रक्त की एक एक बूंद न्यौछावर करना चाहता है, अर्थात समस्त भौतिकता के साथ साथ अपना मानस, चिंतन, मनन, इच्छा, अपेक्षा भी समर्पित करने की कामना करता है। भाषा की बात, नीचे कविताओं की 3 पंक्तियां दी गई हैं। इनमें रेखांकित शब्द 2 बार आए हैं। इन्हें पुनरुक्त, पुनः धन उक्त शब्द युग्म कहते हैं। रक्त का कण कण समर्पित, ये रेखांकित नहीं किया गया है लेकिन इसी के लिए इंगित किया गया। आयु का क्षण क्षण समर्पित, नीड़ का तृण तृण समर्पित। इस प्रकार के शब्दों के 4 जोड़े दिए जा रहे हैं, उन्हें अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। का घर घर, तो इसका हो जाएगा वाक्य प्रयोग, ना समझी के कारण घर घर में झगड़ा होता है। मीठे मीठे, खाए मीठे मीठे, मीठे मीठे बोल किसे अच्छे नहीं लगते। गा डाली डाली, बसंत में डाली डाली महक उठती है। घा चलते चलते, इस दुनिया से चलते चलते भी मानो बहुत कुछ समेट लेना चाहता है। पढ़ने के लिए, थाल सजाकर किसे पूजने चले, प्रातः ही मत वाले कहाँ चले तुम, राम नाम का पीतांबर तन पर डाले। इधर प्रयाग न गंगा सागर, इधर न रामेश्वर काशी, इधर कहाँ है तीर्थ तुम्हारा, कहाँ चले तुम सन्यासी। चले झूमते मस्ती से क्या तुम अपना पथियाए भूल, कहाँ तुम्हारा दीप जलेगा, कहाँ चढ़ेगा माला फूल। मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे न रामेश्वर काशी, तीर्थराज चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें प्यासी। इस गीत के, इस कविता के रचनाकार श्याम नारायण पांडे जी हैं। शिक्षण संकेत, ऊपर लिखी गई कविता का छात्रों से वाचन कराएं। हाँ, वाचन तो आप करिएगा, ये संकेत सही दिया जा रहा है, इसे याद भी कर लीजिएगा, ये पाठ की कविता को, और ये जो पढ़ने के लिए दिया गया इसे भी। और जब यानी हमारी आपकी मुलाकात होगी तब हम इसे सुनेंगे भी। इसे भी जाने, अशोक चक्र शांति के दौरान वीरता या साहस दिखाने या बलिदान के लिए दिया जाने वाला देश का सर्वोच्च वीरता सम्मान है। इस पाठ में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। बेल आइकन प्रेस कर देने पर जैसे ही मेरी वीडियो अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगी और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकेंगे। जय हिंद, जय भारत।